नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए केंद्र ने नया दृष्टिकोण और नई स्वास्थ्य नीति अपनाई है। श्री मोदी ने देश भर में एम्स अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और अटल मिशन कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल की 3 और ओडिशा की 1 विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान जारी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.85% हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा, सावधानी के साथ त्योहारों के आयोजन कोविड की रोकथाम में अहम भूमिका निभाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से लाखों नौजवान जुड़ेंगे और उनके लिए नई संभावनाएं बनेंगी। श्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल खोले जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस समय इनकी संख्या 6 से बढ़कर 22 से अधिक हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि 170 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं और 100 नए महाविद्यालय स्थापित करने पर काम चल रहा है। स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सीटें बढ़कर 58,000 हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने कई चुनौतियां खड़ी की हैं और बहुत से सबक भी सिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से इस समस्या से छुटकारा पाया है। केंद्र सरकार के सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की सफलता इसी का प्रतिबिंब है। आज भारत में
कोरोना वैक्सीन की 88 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है। राजस्थान में भी 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लग चुकी है। हजारों सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ लगातार वैक्सीनेशन करने में जुटे हैं। मेडिकल क्षेत्र में देश का ये सामर्थ्य हमें और बढ़ाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास से जोड़ दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य के जनजातीय इलाकों में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों के खुलने से गरीबों को मदद मिलेगी और मेडिकल के छात्रों को किफायती दर पर शिक्षा मिल सकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेता इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन और अमृत को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट तथा मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज और जांगीपुर सीट पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। दिन में 11 बजे तक करीब 33% मतदान की खबर है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टिबरवाल जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीजीव बिस्वास को मैदान में उतारा है। भवानीपुर के 287 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 35 कंपनियों और कोलकाता पुलिस के 2000 कर्मियों सहित उड़न दस्ते तथा आरटी मोबाइल वैन की तैनाती की गई है। ओडिशा में पिपीली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 11 बजे तक 24% से ज्यादा मतदान की खबर है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। पिछले वर्ष अक्टूबर में बीजू जनता दल के विधायक प्रदीप महारथी के निधन के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 65 लाख 34 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 23,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,77,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.85% हो गई है। कल 28,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 30 लाख 14,898 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 56 करोड़ 89 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15 लाख 6,000 जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 86 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। 63,69,000 और टीके भेजे जा रहे हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 5 करोड़ 46,000 से अधिक टीके बचे हुए हैं।
बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 35 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसके लिए 15,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 5 करोड़ 41 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 7 लाख 17,643 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। इस बीच अब तक 7 लाख 16 हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 55 रोगियों का इलाज चल रहा है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा सहित 35 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि इस वर्ष सुरक्षित रूप से त्योहारों का आयोजन कोविड महामारी से संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। श्री पॉल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि समूह में और एक स्थान पर अधिक लोगों के एकत्र होकर त्योहार मनाने से कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा रहेगा। उन्होंने लोगों से घर में ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की। डॉक्टर पॉल ने वैक्सीन लगाने, मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करने को कहा। पूजा अर्चना हम घर के अंदर ही करें, घर में ही सेलिब्रेट करें, फालतू में बाहर नहीं जाएं, फालतू में बाजारों में जाके रश करेंगे, दिस इज नॉट गुड। लेट दिस क्राइसिस बी ओवर, देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद द यूजुअल गस्टो, विद द यूजुअल स्पिरिट दैट वी आर ऑल वेल नोन फॉर। सो हमें इस बारी भी मास्क वाली दिवाली, मास्क वाली पूजा ही अरेंज करनी है। और वैक्सीन अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये टाइम अगर निकल जाए, then by the end of the year we should find ourselves much safer. कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए केंद्र ने नया दृष्टिकोण और नई स्वास्थ्य नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री ने देश भर में एम्स अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और अटल मिशन कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल की 3 और ओडिशा की 1 विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.85% हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, सावधानी के साथ त्योहारों का आयोजन कोविड की रोकथाम में अहम भूमिका निभाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से 54,062 करोड़ रुपए और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 31,733 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग से पीएम पोषण योजना को 5 और वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी। मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम और गुजरात में राजकोट कानालुस रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम रेलवे लाइन सिंगल लाइन है। 134 किलोमीटर की इस लाइन को 1,096 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से डबल किया जाएगा। लाइन की डबलिंग होने से उस क्षेत्र के उद्योगों में, विशेषकर सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन की इंडस्ट्री, प्लस वहां टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज है, उस सब एक्टिविटीज को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और लोगों को फैसिलिटीज बेटर मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है गुजरात में राजकोट कानालुस लाइन। 111 किलोमीटर की इस लाइन पे 1,080 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इन दोनों प्रकल्पों को आगामी 3 वर्षों में तेजी से कंप्लीट किया जाए। मध्य प्रदेश में रतलाम के मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण से रेल यात्रा सुगम हो जाएगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होंगे। एक रिपोर्ट। डीआरएम रतलाम मंडल ने कहा है कि रतलाम नीमच लाइन के दोहरीकरण से क्षेत्र में रेलवे की क्षमता में वृद्धि होगी,
जिससे अधिक माल और यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो सकेगी। नीमच रतलाम दोहरीकरण से हमें अपनी लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम इस सेक्शन में और पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चला पाएंगे। इसमें रतलाम मंडल की जो औद्योगिक क्षेत्र है तो उनको काफी राहत मिलेगी। इस रेल मार्ग में बड़ी सीमेंट और अन्य कंपनियां हैं जो नई सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में बेंगलौर ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात तट पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवात के रूप में बदल गया है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में इसके और तेज होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाने की संभावना है। इस समय ये द्वारका तट से 50 किलोमीटर और नलिया तट से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संभावित चक्रवात को देखते हुए सौराष्ट्र के तटवर्ती जिलों में राहत और बचाव कार्य की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी तटीय जिलों को सतर्क कर दिया गया है। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 7 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उज्जवल भविष्य बनाने की आजादी, रिटायरमेंट के बाद भी नियमित इनकम की आजादी, आजादी का अमृत महोत्सव आओ मनाए हर पल। एनपीएस करे बेहतर आज और पेंशन से सुनिश्चित कर। 1 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है एनपीएस दिवस। अधिक जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा जाएं या pfrda.org.in पर विजिट करें या 1800-110-708 पर कॉल करें। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। ओडिशा के वर्तमान नुआपाड़ा जिले में तत्कालीन खरियार एस्टेट का क्षेत्र शामिल है। अंग्रेजों के साथ आजादी के संघर्ष में खरियार एस्टेट हमेशा से सक्रिय रहा।
30 सितंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खरियार स्टेट के लोग एकजुट हुए और काश्तकारों पर कर लगाने का निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने खरियार के लोगों को सुरेंद्र साई का समर्थन करना बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सुरेंद्र साई का साथ दिया। खरियार क्षेत्र के लोगों ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1930 में आज ही के दिन खरियार राज्य के लोगों ने सलिहागढ़ गांव में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें 700 से अधिक लोग आए। उन सब की महत्वाकांक्षा एक ही थी, कर न देने और कर लगाने के खिलाफ विद्रोह करने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। इतिहास में इस घटना को सलिहा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस सलिहागढ़ पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। पुलिस ने अचानक आंदोलनकारियों को घेर लिया, उन पर लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। सलियागढ़ और आसपास के गांवों में केजूदास बाबा, रामलाल देवोंगन, गौड़ा राय जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल ले जाया गया। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर खरियार में कई बैठकें हुई। खरियार में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप से चलाया गया था और ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिल्लौरी को। क्या आप जानते हैं कि देश के करोड़ों परिवारों में हर उत्सव और हर धार्मिक अनुष्ठान के समय गाई जाने वाली इस आरती के रचयिता कौन थे? नहीं पता? लीजिए हम बताए देते हैं कि भक्ति भाव से भरी इस आरती के रचनाकार थे पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिल्लौरी। पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने इस आरती की रचना
1870 में की थी। पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जन्म 30 सितंबर 1837 को पंजाब के फिलौरी शहर में हुआ था। प्रतिभा के धनी बालक श्रद्धाराम छोटी सी उम्र में ही कई भाषाओं तथा ज्योतिष के निष्णात हो गए। बाद में उन्होंने संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लगभग 2 दर्जन ग्रंथों की रचना की। बहुत कम लोगों को पता है कि पंडित श्रद्धाराम शर्मा एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे। इसलिए अपनी धार्मिक कथाओं और आख्यानों का उद्धरण देते समय वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन जागरण का वातावरण तैयार कर दिया करते थे। महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख करते समय वे लोगों में क्रांति के विचार भर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश दे देते थे। इससे अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ गई थी। पंडित जी के क्रांतिकारी विचारों से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने 1865 में उन्हें फिलौरी से निष्कासित कर दिया और आसपास के गांवों में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि उनकी लिखी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाती रहीं। पंडित श्रद्धाराम स्वयं बहुत बुद्धिमान थे और अमृतसर से लेकर लाहौर तक उनके चाहने वाले थे। इसलिए इस निष्कासन का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। इसी दौरान उन्होंने हिंदी में ज्योतिष पर कई किताबें भी लिखी। पंडित श्रद्धाराम ने अपने व्याख्यानों से लोगों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांति की मशाल ही नहीं जलाई, बल्कि साक्षरता के लिए भी जबरदस्त काम किया। 1870 में पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी ने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की। जगह जगह पर उनको धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। 24 जून 1881 को पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिल्लौरी का निधन हो गया। मेघालय में कल आधी रात को राज्य परिवहन की एक बस के रिंगडी नदी में गिर जाने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बस पूर्वी गारो हिल्स जिले के नोंगाचरम में तुरा से शिलंग जा रही थी। पूर्वी गारो हिल्स के उपायुक्त स्वप्निल तेम्बे ने बताया कि बस में 22 यात्री सवार थे। इनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई और 16 घायल हो गए। रोंगजेंग और विलियमनगर से बचाव दल, दमकल गाड़ियों और आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। घायलों को रोंगजेंग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित किया जा रहा है। बचाव कार्य जारी है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया है। हैदराबाद के आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फाल्गुनी पति और उनकी अनुसंधान टीम ने एक आसान और नवाचारी प्रक्रिया अपनाते हुए मानव और पशुओं की निष्क्रिय हो चुकी कॉर्निया से हाइड्रोजेल तैयार किया है। इसका उपयोग जटिल सर्जरी के बदले किया जाएगा और कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त ऊतक निर्माण से रोका जा सकेगा। अभी तक चोट लगने के बाद कॉर्निया को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए कोई समाधान उपलब्ध नहीं है। अनुसंधान टीम ने बताया कि चोट के तुरंत बाद हाइड्रोजेल लगाने से कॉर्निया को क्षतिग्रस्त हुए बिना फिर से विकसित किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए केंद्र ने नया दृष्टिकोण और नई स्वास्थ्य नीति अपनाई है। श्री मोदी ने देशभर में एम्स अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान शहरी और अटल मिशन कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल की 3 और ओडिशा की 1 विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.85% हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, सावधानी के साथ त्योहारों का आयोजन कोविड की रोकथाम में अहम भूमिका निभाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।